Okay. Today's topic will be continuing the respiratory system, and we'll be continuing the obstructive lung diseases as well as we'll be dealing with some restrictive lung diseases. Okay, so this is how we are going to like continue with the topic in this class. So first of all, our first topic will be asthma. Okay. Followed that, we'll be discussing MCQs. Followed that, we'll be discussing bronchiectasis. Followed that, we'll be discussing MCQ. Like this way, we are going to study today. Okay. So asthma, it is one of the obstructive lung disease. ठीक है, तो अगर हम लोग obstructive lung disease की बात करें, कौन कौन सी diseases थी जो obstructive lung disease में आ रही थी? What were the diseases we talked about in obstructive lung diseases? 5 diseases. कौन कौन सी थी? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में 5 डिजीजेस कौन कौन सी थी? आवाज नहीं आ रही. You can write in the chat box because the sound is not clear. What were the 5 diseases? Yes, Bronchiectasis, right, cystic fibrosis, and bronchiolitis, asthma. right, right, and COPD of course. ठीक है. So asthma, COPD, bronchiectasis, cystic fibrosis and bronchiolitis. ये 5 डिजीजेस थी जो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में पढ़ी थी. ठीक है. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एज्मा. तो एज्मा जो होता है, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें या इसकी पैथोलॉजी की बात करें, तो मेनली इसमें क्या होता है? नैरोइंग. ठीक है. नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई. इसमें मेनली नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई होता है. इन रिस्पॉन्स टू क्यों नैरोइंग होता है? ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवे. ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवे. ठीक है. हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू एयरवे. ओके. ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर विल बी, पहली बात तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है. ठीक है. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का मतलब है कि देयर विल बी ट्रैपिंग ऑफ द एयर, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर. ठीक है. तो ट्रैपिंग ऑफ द एयर और ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है. उसके साथ में यहाँ पे नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई मिलती है इन रिस्पॉन्स टू द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवे. And it is a chronic relapsing inflammatory disease. Chronic relapsing मतलब बार बार आती है, बार बार जाती है. ठीक है. Inflammatory diseases. ठीक है. So it is a chronic relapsing inflammatory diseases. And is it reversible or is it irreversible? It is, no, it is reversible. अगर परमानेंट डायलिटेशन हो गया तो वो ब्रोंकिक्टेसिस होता है. रिवर्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिवर्सिबल ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होता है इसके अंदर. देयर इज रिवर्सिबल ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन. जैसे ही हम लोग ब्रोंको डायलेटर देंगे पेशेंट को, जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो रही थी, जो ढंग से पेशेंट एक्सपायर नहीं कर पा रहा था, वो पेशेंट का ठीक हो जाएगा. सो इट इज अ रिवर्सिबल ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन डिसऑर्डर, क्रॉनिक रिलैप्सिंग इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर. बार बार आता है, इसके सिम्टम बार बार जाते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवे रहता है. ठीक है. नाउ अगर हम इसके अंदर एक शॉर्ट में पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो व्हाट आर द जीन्स विच आर इन्वॉल्व? क्यों होता है एज्मा? देयर इज सम जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट. ठीक है. देयर इज सम जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट और प्री डिस्पोजिशन जिसकी वजह से एज्मा होता है. ठीक है. इंटरल्यूकिन 13, IL-13 जीन करके प्रेजेंट होती है. ठीक है. जिसकी वजह से बोल सकते हैं इट में लीड टू एज्मा. इट में प्री डिस्पोज टू एज्मा. अगर हम मेन सिम्टम की बात करें, ऐसा मेन सिम्टम या साइन ऑफ एज्मा क्या है जो उसको डिफरेंशिएट करेगा दूसरे डिसऑर्डर से? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक साइन और सिम्टम ऑफ एज्मा क्या होता है? What is one of the characteristic manifestation of asthma? हाँ. Yeah, right, right. तो yes, wheezing is one of the characteristic manifestation of asthma. लेकिन आपको wheezing और कौन कौन से डिसऑर्डर, ठीक है, एज्मा में मिलता है क्या? और एक कोई डिसऑर्डर है जहां पे wheezing मिल सकता है हमें? यस, एज्मा के अलावा फॉरेन बॉडी या फिर COPD में भी हमें
वीजिंग मिल सकता है, बट अगर वीजिंग है तो इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एजमा, ये एक बार याद रखें, ठीक है। नाउ अगर हम शॉर्ट में इसका पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्यों होता है, कैसे होता है एजमा, तो बोलते हैं कि सपोज फर्स्ट टाइम अ पर्सन इज एक्सपोज टू पोलन पार्टिकल्स और एनी एलर्जन, एक पर्सन है पहली बार पोलन पार्टिकल्स या कोई भी एलर्जन से एक्सपोज हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम। जैसे ही वो पोलन पार्टिकल से एक्सपोज हुआ, पोलन पार्टिकल एक्ट एज एन एंटीजन, ठीक है, पोलन पार्टिकल एक्ट एज एन एंटीजन। ये जो एंटीजन है वो एक्टिवेट कर देगा एंटीबॉडीज को। कौन सी एंटीबॉडीज आ जाएगी, आईजीई एंटीबॉडीज। जैसे पोलन पार्टिकल्स या कोई भी एलर्जन से बॉडी एक्सपोज होगी तो एंटीजन विल कम टू द प्ले, इट एक्ट्स एज एन एंटीजन, पोलन पार्टिकल्स एक्ट्स एज एन एंटीजन, तो एंटीबॉडी आएगी उसके डिफेंस में। कौन सी एंटीबॉडी आएगी, आईजीई एंटीबॉडी। ये जो आईजीई एंटीबॉडी होती है ये क्या करती है, मास सेल पे जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। ये आईजी एंटीबॉडी जो होती है वो मास सेल पे जाके अटैच हो जाती है, और मास सेल पे जैसे अटैच होगी देयर विल बी डीग्रैनुलेशन ऑफ द मास सेल, डीग्रैनुलेशन ऑफ द मास सेल। जैसे डीग्रैनुलेशन ऑफ द मास सेल होगा वैसे क्या होगा, हिस्टामिन विल बी रिलीज, राइट, हिस्टामिन विल बी रिलीज्ड। तो पहले पोलन पार्टिकल्स एक्ट एज एन एंटीजन, उसके रिस्पॉन्स में आईजीई एंटीबॉडी आएगी, उसके बाद मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे, मास्ट सेल्स डी में डीग्रैनुलेशन होगा एंड हिस्टामिन विल बी रिलीज, एंड दिस हिस्टामिन जो रिलीज हुआ दिस विल कॉज ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करेगा हिस्टामिन, ठीक है। जो जो हिस्टामिन रिलीज हुआ इट विल कॉज ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, तो दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट में अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि इसमें ब्रोंकियो, इसमें बोले ना इट इज अ रिवर्सिबल ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर। रिवर्सिबल ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल, ठीक है। और क्या क्या इसके अंदर पैथोलॉजी में होता है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैपन इन द पैथोलॉजी इन केस ऑफ एज्मा। इसमें होता है हमारा हाइपरट्रोफाइड, हाइपरट्रॉफी एंड वेरी इंपॉर्टेंट हाइपरप्लेशिया ऑफ म्यूकस ग्लैंड। क्योंकि इसके अंदर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया ऑफ म्यूकस ग्लैंड होता है, इसलिए द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एज्मा विद द कफ देयर विल बी एक्सपेक्टोरेशन, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड का हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया हो गया जो कि अगेन ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खांसी के साथ में एक्सपेक्टोरेशन इसके अंदर भी रहता है, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, कोलाजन स्टिफनिंग, कोलाजन स्टिफनिंग, ठीक है, कोलाजन स्टिफनिंग, एयरवे रीमॉडलिंग, एयरवे रीमॉडलिंग। ये जो कोलाजन स्टिफनेस हो रहा है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल हो रही है, हाइपरप्लेशन हाइपरट्रॉफी ऑफ द म्यूकस ग्लैंड हो रहा है, इन सबको हम लोग बोल रहे हैं एयरवे रीमॉडलिंग। जो ये ब्रोंकियल वॉल में चेंजेस आ रहे हैं इसी को हम लोग बोल रहे हैं एयरवे रीमॉडलिंग। तो ये क्वेश्चन आता है, एयरवे रीमॉडलिंग इज सीन इन ब्रोंकियल एस्मा, ठीक है। तो ये सब पैथोलॉजी इसके अंदर मेनली होती है, ठीक है, इन केस ऑफ अ ब्रोंकियल एस्मा। अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो हमारा रहता है इसके अंदर ज्यादातर कफ रहेगा, कफ के साथ में म्यूकस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देयर विल बी चेस्ट टाइटनेस, देयर विल बी चेस्ट टाइटनेस एंड देयर विल बी डिस्निया, ठीक है। द मेन सिम्टम्स ऑफ एज्मा इज कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड डिस्निया। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, ये और डिजीज में भी हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं, कफ, चेस्ट टाइटनेस, डिस्निया। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये जो सिम्टम्स है ये एग्रीवेट होता है या तो नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। यही कैरेक्टरिस्टिक है ब्रोंकियल एज्मा का कि ये जो सिम्टम्स हो रहे, डिस्निया हुआ, चेस्ट टाइटनेस हुआ, खांसी हुआ, एज्मा के केस में, एज्मा के पेशेंट में ज्यादातर रात में होते हैं या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमें ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइन की बात करें तो हमें वीजिंग मिलेगा, ठीक है, वीजिंग मिलेगा। और क्या मिलेगा, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एज्मा विल बी हैविंग प्रोलॉन्ग, मतलब उस पेशेंट को एक्सपायर करने में ज्यादा दिक्कत आएगी बिकॉज इट्स अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जहां पे एक्सपिरेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू द इंस्पिरेशन। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन, इंक्रीज, क्योंकि ढंग से एक्सपायर नहीं हो पा रहा है इस वजह से इंक्रीज यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, इंक्रीज यूज ऑफ एसेसरी मसल्स,
उसके अलावा हमारा आ जाएगा टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया। ठीक है, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हो जाएंगे कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड डिस्निया। इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिस्निया होता है, कफ होता है, ये और में भी मिलता है, लेकिन एजमा में ये होता है कि नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। उसके अलावा वीजिंग रहेगा, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन रहेगा, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, ये सब हमें मिल सकता है। वी कैन ऑल्सो सी पल्सस पैराडॉक्सिकस। You can also see pulsus paradoxus. What is pulsus paradoxus? What is pulsus paradoxus? नहीं, हाँ, नो pulsus आइडिया। paradoxus का ओके ओके। सो पल्सस पैराडॉक्सस मतलब क्या होता है नॉर्मली? ठीक है, नॉर्मली पहले हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन करते समय, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देर इज देर इज फॉल और देर इज ड्रॉप, In BP by 10. राइट, इन बीपी बाय 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मली जब हम इंस्पायर करते हैं हमारा जो बीपी होता है वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन मान लो किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा ड्रॉप इन बीपी हो रहा है। ठीक है, 10 से भी बहुत ज्यादा ड्रॉप इन बीपी हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो दैट इज समथिंग एबनॉर्मल, दैट इज नोन एज पल्सस पैराडॉक्सिकस। जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि इतना ही रहेगा, 10 या 10 से कम बीपी पे ड्रॉप रहेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बट अगर ये जो ड्रॉप है मोर देन 10 हो जाए, ठीक है, मोर देन 10 हो जाए, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सिस, जो कि हमें एजमा या सीओपीडी जैसे केसेस में दिखता है, लेकिन स्पेशली एजमा के केसेस में दिखता है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ बीपी मोर देन 10 mm of Hg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज नोन एज पल्सस पैराडॉक्सिस। स्पेशली स्पेशली जितना ज्यादा सीवियर एजमा होगा उतना ज्यादा ये हमें दिखेगा। ठीक है, जितना ज्यादा सीवियर एजमा होगा उतना ज्यादा हमें ये दिखेगा। अच्छा, अब हाउ विल यू डिफाइन कि एजमा सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है? कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ठीक है, लेट अस सी। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं हमारे। ठीक है, एजमा जो है सीवियर है, मॉडरेट है, ठीक है, माइल्ड है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जिसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि जो सीवियर एजमा है उसके क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्योंकि बाकी सब में ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन सीवियर एजमा के केस में हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, सीवियर एजमा के केस में अगर हम लोग बात करें, इन केस ऑफ सीवियर एजमा द ब्रेथलेसनेस, ये आता है कि हाउ विल यू डिफाइन कि उसको सीवियर एजमा है कि नहीं। ठीक, द ब्रेथलेसनेस विल बी एट रेस्ट, मतलब अगर किसी को सीवियर एजमा होगा तो उसको रेस्ट में भी ब्रेथलेसनेस होगा। ठीक है, इफ एनीबडी इज हैविंग सीवियर एजमा, द डिस्निया विल बी ऑल्सो ड्यूरिंग द रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में भी उसको डिस्निया रहेगा। ठीक है, और क्या रहता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैनिफेस्टेशन रहता है, व्हाट विल बी द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है इन केस ऑफ सीवियर एजमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि सीवियर एजमा में रेस्पिरेटरी रेट कितना रहता है। मोर देन 30, मोर देन 30 पर मिनट। ठीक है, इन केस ऑफ सीवियर एजमा इट विल बी मोर देन 30 पर मिनट। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, ब्रेथ साउंड। इन केस ऑफ सीवियर एजमा ब्रेथ साउंड, ब्रेथ साउंड कैसा रहेगा? मतलब जैसे ज्यादातर हमें जो एजमा है उसमें वीजिंग मिलती है, ठीक है, चाहे
मॉडरेट एजमा हो, माइल्ड एजमा हो, सीवियर एजमा हो, हमें मिलता है बेसिकली वीजिंग। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर एजमा है, ब्रेथ साउंड डिक्रीज कर जाएगा मैम। साइलेंट चेस्ट बोलते हैं, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं साइलेंट चेस्ट। ये क्वेश्चन आता है। साइलेंट चेस्ट इज सीन इन वेरी राइट 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 वेरी सीवियर एजमा, एक्यूट सीवियर कंडीशन जहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर होने वाला है। ठीक है, वेरी सीवियर कंडीशन में हमें साइलेंट चेस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वेरी सीवियर एजमा के केस में। मैम और हाँ, आरआर कितना होगा? रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 मिनट, 30 पर मिनट, मोर देन 30 पर मिनट, वेरी सीवियर के केस में। और बिकॉज इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, बिकॉज इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, तो यहाँ पे हमें एक्सपिरेटरी फ्लो, बेसिकली अगर हम लोग बात करें पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, ठीक है, हमें पता है एक्सपिरेशन ठीक से नहीं होता है बिकॉज इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो विल बी लेस देन 50%। PEF will be less than 50% because we know it is an obstructive lung disease. So expiration में there will be problem. So yes, the peak expiratory flow will be reduced. That is less than 50%. ठीक है, तो मेनली इसमें जो क्वेश्चन आता है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी जो सीवियर एजमा का केस होता है उसमें होता है हार्ट रेट। What will be the changes in the heart rate in very severe asthma? टैकीकार्डिया मिलेगा मैम। ओके, अब देखो सीवियर के केस में ये चीज इंपॉर्टेंट है। सीवियर के केस में हमें हार्ट रेट में टैकीकार्डिया में मिलता है, लेकिन अगर वेरी सीवियर कंडीशन है जो अभी हम बात करें, जहाँ पे साइलेंट चेस्ट हो गया है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट जो है मोर देन 30 मिनट्स हो गई है पर मिनट, जो वेरी वेरी सीवियर केस है, वहां पे हमें, दिस इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पे हमें ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। जनरली माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जैसे जैसे हम जाते जाते उतना ज्यादा टैकीकार्डिया होता जाता है। बट जब वेरी सीवियर कंडीशन आ जाती है, जहां पे हमें साइलेंट चेस्ट मिलने लग जाता है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 मिलने लग जाती है, इसको हम वेरी सीवियर कंडीशन बोलते हैं, वहां पे हमें ब्रेडिकार्डिया मिलता है, ब्रेडिकार्डिया। तो ये जो सारे सिम्टम्स एंड साइंस है, ये वेरी सीवियर, ऐसा सीवियर केस जो दैट विल लीड टू अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर, उसके केसेस है वेरी सीवियर एजमा के, ये सब क्राइटेरिया। ठीक है, ओके। अगर हम एजमा पेशेंट का स्पूटम लेंगे, ठीक है, उसमें हमें तीन तरह की चीजें दिखती है। एक 3 C's दिखती है, तीन बॉडी मिलती है। एक होता है हमारे क्रूसमैन स्पाइरल, एक होता है क्रियोला बॉडीज, और एक और कौन सा होता है, चारकोट लेडेन क्रिस्टल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारकोट लेडेन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये सब बॉडीज है जो हमें स्पूटम में मिलेगी। ठीक है, जब हम स्पूटम कलेक्ट करेंगे पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम asthma, Krusman spiral, Crayola bodies and Charcot Leyden crystal। क्रूसमैन स्पाइरल जो होता है बेसिकली, ये तो हमारा म्यूसिन का ही प्लग होता है, प्लग ऑफ म्यूकस को ही हम लोग बोलते हैं क्रूसमैन स्पाइरल। क्रूसमैन स्पाइरल इज प्लग ऑफ म्यूकस। ठीक है, क्रियोला बॉडीज जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स होती है, क्रियोला बॉडीज जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स होती है। और चारकोट लेडन क्रिस्टल्स जो होता है उसके अंदर गैलेक्टिन 10 होता है। ठीक है, चारकोट लेडन क्रिस्टल कंटेन्स गैलेक्टिन 10, गैलेक्टिन 10। ठीक है, चारकोट लेडन क्रिस्टल के अंदर गैलेक्टिन 10 होता है। क्रियोला बॉडीज जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, कॉलमनार सेल्स होती हैं। और क्रूसमैन स्पाइरल जो होता है हमारा, वो प्लग्स ऑफ म्यूकस होता है। ठीक है, ये हमें स्पूटम एनालिसिस ऑफ एजमा पेशेंट में मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एजमा या टाइप्स ऑफ एजमा। यहां से कई बार, बहुत बार एमसीक्यू आया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजमा। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एजमा की बात करें, दो होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक एजमा, एक होता है इंट्रिंसिक एजमा। ठीक है, एक्सटेंसिक एजमा मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिक एजमा का दूसरा नाम क्या है, एलर्जिक। यस, एलर्जिक एजमा।
और इंट्रिंसिक एस्मा का दूसरा नाम क्या है? इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है। तो एक एक्सट्रिंसिक का दूसरा नाम है एलर्जिक, और इंट्रिंसिक का नाम है इडियोसिंक्रेटिक। अब हाउ टू डिफरेंशिएट कि वो एक्सटेंसिक एस्मा है या इडियोसिंक्रेटिक है, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि हिस्ट्री ऑफ एटोपी, मतलब हिस्ट्री ऑफ एलर्जी इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एलर्जिक और एक्सटेंसिक एस्मा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एटोपी विल बी प्रेजेंट, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी विल बी प्रेजेंट एक्सटेंसिक या एलर्जिक वाले में। लेकिन यहाँ पे इंट्रिंसिक वाले में नॉन एटोपिक। नो हिस्ट्री, नो हिस्ट्री ऑफ एटोपी। ठीक है, कोई भी हिस्ट्री ऑफ एटोपी नहीं मिलेगी, कोई एलर्जी की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे द अटैक्स इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एक्सपोजर। ठीक है, इट इज द अटैक्स आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट। सपोज एनवायरमेंट में डस्ट से एक्सपोजर हुआ, पोलन से एक्सपोजर हुआ, ठीक है, उसकी वजह से होता है, एनवायरमेंट एक्सपोजर की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली द अटैक्स आर नॉट रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल एक्सपोजर। चाहे एनवायरमेंट कोई भी हो, कैसा भी हो, कोई भी एक्सपोजर हुआ हो, उससे रिलेटेड कोई, उसका कोई अटैक से रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, नो रिलेशन विद द एनवायरमेंट, कभी भी चालू हो जाएगा सिम्टम। ठीक है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है एनवायरमेंटल एक्सपोजर से। ये वाला जो होता है एक्सटेंसिक एलर्जिक वाला, ये अर्ली इन ऑनसेट, मतलब बचपन से ही चालू हो जाएंगे इसके सिम्टम्स। ठीक है, बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे, यंग एज में इसका ऑनसेट हो जाएगा। ठीक है, वेरेस इन केस ऑफ इंट्रिंसिक एस्मा इट इज यूजुअली बोला जाता है कि लेट होता है ऑनसेट। ठीक है, डिलेड ऑनसेट, और बोल सकते हैं अडल्ट ऑनसेट होता है इसका। बचपन में एकदम सही था, कोई सिम्टम नहीं था, कोई एलर्जी नहीं था, अचानक से अडल्टहुड में जाके देख रहे हैं कि एस्मा के सिम्टम आने लगे। अगर बचपन से ही था, एलर्जिक एक्सपोजर था, तो दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक वाला, एलर्जिक वाला। ठीक है, ये वाला जो होता है एलर्जिक वाला, ये यूजुअली लेस सीवियर होता है। ठीक है, इतना खतरनाक नहीं होता, और इंटरमिटेंट होता है, मतलब कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, बट ये वाला जो इंट्रिंसिक वाला होता है वो ज्यादा सीवियर होता है, और ये ज्यादा कंटिन्यूस होता है, हमेशा रहता है सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, हमेशा साइंस एंड सिम्टम्स रहता है। यहाँ पे हमें फैमिली हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी इज सीन। यहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, और स्किन टेस्ट भी नेगेटिव रहेगा, जो एलर्जिन के लिए स्किन टेस्ट करते हैं वो भी नेगेटिव रहेगा इडियोपैथिक वाले में। ठीक है, इंट्रिंसिक वाले में या इडियोसिंक्रेटिक वाले में हमारा स्किन टेस्ट भी नेगेटिव रहेगा, कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी नहीं मैम, मिलेगी। हाँ, जब स्किन टेस्ट निगेटिव रहेगा तो आईजीई लेवल भी तो नॉर्मल ही होगा। हाँ नॉर्मल हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें एलर्जी का कोई रीजन नहीं है, मतलब एलर्जी हमें मिल ही नहीं रही है बैकग्राउंड में। यहाँ पे मेनली क्या होता है पेशेंट में, मेनली क्या होता है, ये कोई ना कोई, सपोज एस्पिरिन इंड्यूस्ड एज्मा अगर आपने सुना हो, यूजुअली जो इडियोसिंक्रेटिक वाला होता है वो आता है एस्पिरिन इंड्यूस एज्मा, जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को नेजल पॉलिप होता है, एज्मा के साइंस एंड सिम्टम रहेगा, और एस्पिरिन खाने की हिस्ट्री रहेगी। तो जो एस्पिरिन इंड्यूस एज्मा होता है वो हमारा आता है इंट्रिंसिक या इडियोसिंक्रेटिक एज्मा। ठीक है, जिसमें आता है हमारा सैमस्टन ट्रायड। सैमस्टन ट्रायड इसको बोलते हैं aspirin induced asthma, which is an example of idiosyncratic, जिसका एक ट्रायड रहता है, that is chronic rhinosinusitis, chronic rhinosinusitis, then aspirin की हिस्ट्री रहेगी खाने की, एस्पिरिन रिलेटेड एस्मा, एंड नेजल पॉलिप। ये तीन चीज अगर मिल जाती है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इडियोसिंक्रेटिक एस्मा, एंड इस ट्रायड को बोला जाता है सैमस्टर ट्रायड। यहाँ पे कोई एनवायरमेंट
से डस्ट का एक्सपोजर, पोलन से एक्सपोजर, इन सबका कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है, अचानक से पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स आ गए। मैम फिर से जरा explain हाँ, एक होता है एस्पिरिन इंड्यूस एस्मा। एस्पिरिन इंड्यूस, एस्पिरिन एज अ ड्रग, इज एन एलोपैथिक ड्रग। उसकी वजह से जो एस्मा होता है इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन इंड्यूस एस्मा, जो कि एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक या इडियोसिंक्रेटिक एस्मा का। इंट्रिंसिक और इडियोसिंक्रेटिक एस्मा के अंदर आता है हमारा एस्पिरिन इंड्यूस एस्मा, जिसमें ट्रायड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक राइनोसाइनाइटिस। एस्पिरिन का हिस्ट्री रहेगा खाने का, और नेजल पॉलिप। ठीक है, ये तीन चीज अगर हमें मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं सैम्टर ट्रायड, जो कि एस्पिरिन इंड्यूस एस्मा में हमें मिलता है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इडियोसिंक्रेटिक और इंट्रिंसिक एस्मा। क्योंकि यहाँ ना तो कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्मा मिल रही है, ना कोई एनवायरमेंट से रिलेशन मिल रहा है, ना ही कोई एलर्जी की हिस्ट्री मिल रही है। तो दिस इज नोन एज इडियोसिंक्रेटिक एस्मा। And exactly what you said is, in case of idiosyncratic asthma, in case of intrinsic asthma, the IgE level will be normal. The IgE level will be normal. सपोज किसी को कोल्ड से हो गया, सपोज किसी को एक्सरसाइज इंड्यूस एज्मा हो गया, वो सब हमारे नॉन एटोपिक एज्मा या इंट्रिंसिक एज्मा में आते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, एस्पिरिन इंड्यूस्ड, सम ड्रग इंड्यूस्ड, वो सारे जो होते हैं हमारा रहता है नॉन एटोपिक या इंट्रिंसिक या इडियोसिंक्रेटिक एज्मा के अंदर। व्हाट विल बी द फाइंडिंग्स? अगर हम लोग चेस्ट एक्सरे कराएंगे किसी एज्मा पेशेंट का, तो हमें क्या मिलता है? देखो, कभी भी एज्मा पेशेंट का जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइन या सिम्टम नहीं मिल जाएगा कि जिसे देखते ही आप डायग्नोस कर देंगे एज्मा है। एज्मा डायग्नोस करने के लिए यूजुअली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू, साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू, कब बढ़ रहे कब कम हो रहे हैं, रिलैप्सिंग कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री, ये सब देख के ही एज्मा डायग्नोस हो जाता है। बट फिर भी उसके केस में अगर हम लोग उस पेशेंट का एक्सरे कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम। और एक और चीज मिलती है हमें, दैट इज दैट इज और क्या एक एक्सरे फाइंडिंग मिलता है? फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम के अलावा और एक क्या एक्स्ट्रा फाइंडिंग मिल सकता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? मतलब उससे ऐसा नहीं है अगर आपने एक्सरे में ये देख लिया तो आपने डायग्नोस कर लिया एज्मा। हमें साइंस एंड सिम्टम चाहिए ही चाहिए एज्मा को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, और कुछ मिलता है? हाइपर ट्रांसलूसेंट लंग। ठीक है, हाइपर ट्रांसल्यूसेंट लंग, ये दो चीज भी हमें मिल सकती है एनीवन सफरिंग फ्रॉम द एज्मा। बट हमारा डायग्नोसिस यूजुअली साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे होता है, आईजी लेवल के बेसिस पे होता है। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट द चेंजेस इन द पीएफटी? व्हाट अबाउट द चेंजेस इन द पीएफटी, मतलब जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, जब हम एज्मा वाले पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या चेंजेस देखेंगे? FEV1 क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? FEV1 डिक्रीज करें। हम्म मैम डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, बिकॉज इट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ना। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, ऑब्स्ट्रक्टिव मैम। राइट, FEV1 कम ही रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होता है उसमें हमारी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम अच्छे से वो एक्सपायर ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो हमेशा कम रहेगी। ठीक है, वो हमेशा कम रहेगी। फिर FEV1 और FVC का रेशियो, वो क्या रहेगा? कम होगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, क्या होगा? ये भी कम होगा। मैम यस, दिस कम विल कम रहेगा। यस। व्हाट अबाउट द रेसिडुअल वॉल्यूम? इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगा मैम। यस, क्योंकि एक्सपायर ही नहीं कर पा रहा है पेशेंट। ठीक है, ठीक से एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, अंदर ही जो एयर है
वो ऑब्स्ट्रक्ट रह जा रही है, इस वजह से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बढ़ जाए, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी इट विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इसके पीएफटी फाइंडिंग में, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एस्मा के डायग्नोसिस के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं। एक तो स्पायरोमेट्री हो गया, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। सैल्बुटामाइन ब्रोंकोडायलेटर इज गिवन टू द पेशेंट। अगर वो ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद, सैल्बुटामाइन ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद, पेशेंट का FEV, ये जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है, वो 12% से ज्यादा हो गया, मतलब हमने ब्रोंकोडायलेटर दिया और पेशेंट का FEV1 बढ़ गया 12% से ज्यादा, इसका मतलब उसको एज्मा है। लेकिन अगर वो FEV1 12% से कम बढ़ा तो उसको क्या बोलेंगे? सपोज अ पेशेंट केम टू अस और हमें कंफर्म करना है कि इसको एज्मा है या नहीं, तो हमने क्या करते हैं, इसके ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट करते हैं। ठीक है, उस ब्रोंकोडायलेटर को हम लोग बोल सकते हैं सैल्बुटामाइन। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर है सैल्बुटामाइन। अगर सैल्बुटामाइन देने के बाद HCV जो होता है वो 12% से ज्यादा बढ़ गया, 12% से ज्यादा बढ़ गया, मतलब उसको ब्रोंकियल एज्मा है। इसका मतलब पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, रिवर्सिबल कंडीशन है, ब्रोंकोडायलेशन हो जा रहा है हमारे ब्रोंकोडायलेटर देने से। बट अगर FEV1 12% से कम बढ़ा, इसका मतलब कंडीशन इज नॉट रिवर्सिबल। कितना भी ब्रोंकोडायलेटर दे दो, कंडीशन रिवर्सिबल नहीं हो रही है, इसका मतलब उसको COPD है। ठीक है, सो ये ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं अगर FEV1 12% से बढ़ गया मतलब उसको ब्रोंकियल एज्मा है, अगर 12% से कम रहा इसका मतलब उसको COPD है। ये इसके डायग्नोसिस के लिए होता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं एज्मा से रिलेटेड। ठीक है, आई लास्ट, जस्ट वेट अ मिनट। स्पुटम एनालिसिस एक बार दोबारा बता दीजिएगा इसका। ब्रोंकोडायलेटर वाला, देखो पेशेंट को आपने देखा होगा, जो भी एस्मा पेशेंट होता है वो अपने साथ में ब्रोंकोडायलेटर रखते हैं, पंप रखते हैं, राइट? इसके डायग्नोसिस के लिए ब्रोंकोडायलेटर सैल्बुटामाइन टेस्ट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं उसको एज्मा है या COPD, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एज्मा इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, तो ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद उसका जो भी प्रॉब्लम हो रहा था एक्सपिरेशन में, वो ठीक हो जाना चाहिए। तो पेशेंट को हमने ब्रोंकोडायलेटर दिया। अगर उसका फोर्स एक्सपिरेट, मेनली प्रॉब्लम क्या हो रहा है एज्मा में, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सपायर नहीं कर पा रहे पेशेंट, हमने ब्रोंकोडायलेटर दिया और उसका फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 12% से ज्यादा बढ़ गया, जितना भी था उससे 12% और बढ़ गया, इसका मतलब रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन था। अभी ब्रोंकियल डायलेट हो चुके हैं ब्रोंको डायलेट देने के बाद, और पेशेंट का FEV जो है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, वो 12% से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर पेशेंट का 12% से कम हुआ है, इसका मतलब उसको COPD था, क्योंकि COPD इज नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन। ठीक है, COPD इज नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन, वहां पे आप कितना भी पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर दे दो, FEV1 में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। स्पूटम एनालिसिस में प्रॉब्लम है, ओके। अगर हम लोग ब्रोंकियल एस्मा वाले पेशेंट का स्पूटम एनालिसिस करते हैं, 3 बॉडीज मिलती है, उसको बोलते हैं 3C: Krusman spiral, Crayola bodies, and Charcot-Leyden crystal. 3Cs are found in the sputum of asthma patient. Krusman spiral मतलब म्यूकस प्लग्स होता है, ठीक है। क्रियोला बॉडीज जो होती है बेसिकली एपिथेलियल सेल्स होती है, और चारकोट लेडन क्रिस्टल जो होता है उसमें एक प्रोटीन होता है गैलेक्टिन 10। बस मेनली ये पूछा जाता है, चारकोट लेडन क्रिस्टल, क्रियोला बॉडीज एंड क्रूसमल स्पाइरल आर फाउंड इन which disease? That is bronchial asthma. ओके। Okay.
Now let us see some questions. मैम अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा एक ही चीज है कि कुछ अलग है? हाँ हाँ, एक ही चीज है, ब्रोंकियल एस्मा एंड एस्मा इज सेम. ओके. All of the following are true or intrinsic asthma, except. All of the following are true of intrinsic asthma except. Increasing incidence, allergic asthma is more common in young asthma. IG is increased idiosyncratic asthma. IG is increased extrinsic. Follow. All of the following are C. true about asthma except. C सी option. सी इसमें नॉर्मल रहेगा मैम. Very good. Idiosyncratic में IG normal है. Next question. All of the following statement about intrinsic asthma are true. All of the following about intrinsic asthma are true except. Nasal polyp, normal IgE, family history positive, more T. फैमिली हिस्ट्री Ma'am D. पॉजिटिव. Ma'am Option C. C. Ma'am C. Option C. Family history positive. Right. So intrinsic वाले में हमें family history positive नहीं मिलती. बाकी nasal polyp, normal IgE और ये ज्यादा सीवियर होता है, ये हमें पता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चंस पिछली बार आ चुके हैं. ठीक है, लाइक लास्ट ईयर्स में यूपीएससी में या डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएंगे. ठीक है. ओके. देन ब्रोंकियल asthma is characterized by all of the following except. Inflammatory disease of airway, allergic disease of airway,
hyporesponsiveness of airway. Treatment is mostly inhaled steroids. Inflammatory disease of C. airway. Ma'am, C option. hyperresponsiveness. Third option. C option. सी देखो इसमें हाइपर रिस्पॉन्सिव ना Hyperresponsiveness. कि हाइपर या ठीक है हाइपर होगा ना कि हाइपर सो दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन feature of acute very severe asthma is all except tachycardia, ulcus, paradoxus, respiratory acidosis, VEF less than 3%. Features of acute very severe asthma is all except Ma'am, tachycardia. yes yes किसमें ब्रेडिकार्डिया होता है ठीक है yes then in a patient with bronchial asthma silent chest signifies good prognosis, bad prognosis, grave prognosis, या फिर not a prognostic sign. अगर कोई पेशेंट है उसमें साइलेंट चेस्ट मिल रहा है वो गुड प्रोग्नोसिस बता रहा है बैड प्रोग्नोसिस बता रहा है ग्रेव प्रोग्नोसिस बता रहा है या कोई प्रोग्नोसिस ही नहीं बता राइट राइट साइलेंट चेस्ट मिल गया मतलब एक्यूट सीवियर एस्मा के केस है रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है लंग मतलब पेशेंट इज गोइंग टू डाई so that is a grave prognosis very bad prognosis dangerous for the life next question bronchial asthma is diagnosed by wheeze, dyspnea, FEV1 value, demonstration of reversible obstruction,
बोलो। demonstration of D. obstruction. राइट राइट राइट। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जैसे हमने पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर दिया, वो देने के बाद हम देख रहे हैं कि 12% से ज्यादा FEV1 हो गया, तो हम डायग्नोस कर पाएंगे ब्रोंकियल एस्मा। ठीक है, इट शोज कि इट इज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन केस। ओके, देन all of the following are used to characterize asthma except, yeah, Kurzman spiral, sharp, Leiden, crystal, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रीड इंडेक्स, हाइपर रेस्पॉन्सिव, Read index, ma'am. राइट। Index. सो रीड इंडेक्स Read किसमें index. मिलता मैम है? C वाला Chronic bronchitis. chronic bronchitis. राइट राइट राइट, इट इज सीन इन chronic bronchitis। ठीक है, ओके। नाउ अब हम chronic bronchitis से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं। Chronic bronchitis is said to be present when patient has chronic cough A, 3 consecutive month in 2 consecutive Here. year। ठीक है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं chronic bronchitis। ठीक है, जब 3 consecutive months तक लगातार होते रहे, हर 2 साल, 2 consecutive year, लगातार 2 consecutive year में 3 महीने तक लगातार अगर खांसी होगी पेशेंट को, तो उसको हम लोग chronic bronchitis कहेंगे। ठीक है, ओके। अब इस रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट chronic bronchitis except, ठीक है, except predominant symptom is dyspnea, also known as blue bloaters, DLCO, normal, obese patient। इनमें से कौन सा गलत है chronic bronchitis के बारे में? Option A option. ओके, तो अगर ऑप्शन Ma'am, ए C. गलत है तो प्रीडोमिनेंट सिम्टम डिस्निया। ओके मैम chronic cough with expectoration. या अगर, हाँ बिल्कुल सही। अगर हम लोग बात करें chronic bronchitis की, तो मेन प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है उसमें कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, और अगर प्रीडोमिनेंट सिम्टम डिस्निया तो कौन सी डिजीज रहेगी? Emphysema. Emphysema. Emphysema, ma'am. right. Now one more question. Alpha 1 antitrypsin deficiency
इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, सेंट्री एसिनर एम्फाइसिमा, पैन एसिनर एम्फाइसिमा, irregular पैन एसिनर पैन एसिनर है, पैन। पैन एसिनर में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज सी, ठीक है। और सेंट्री एसिनर में मेन कॉज Smoking. क्या रहता है? राइट, सेंट्री एसिनर में मेन कॉज रहता है हमारा स्मोक, ठीक है। स्मोकिंग होता मैम। यस यस, स्मोक, ठीक है। गोल्ड स्टेजिंग किसके लिए की जाती है? फॉर डायग्नोसिंग द सिवियरिटी ऑफ गोल्ड स्टेजिंग। Chronic bronchitis. Yes. So to diagnose the severity of COPD, chronic bronchitis, gold staging is done. ठीक है, COPD ऑप्शन में रहेगा तो वो कर, ठीक है। सिवियरिटी ऑफ COPD अगर हमें डायग्नोस करना है तो गोल्ड स्टेजिंग की जाती है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रोंकिक्टिस। हाँ, मैम क्या बता रहे थे मैम? गोल्ड गोल्ड स्टेजिंग विच इज डन इन केस ऑफ अ COPD। आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था गोल्ड स्टेजिंग क्या होता है। गोल्ड स्टेजिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को कितना साइंस एंड सिम्टम्स है उसके हिसाब से हम लोग स्टेजिंग करते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं बताती हूँ व्हाट इज एक्चुअली। देखो, अगर बोला जाता है कि पेशेंट में MMRC स्केल किया जाता है यहाँ पे गोल्ड स्टेजिंग करने के लिए, देखो यहाँ लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ये वाला MMRC स्केल, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें पेशेंट को देखते हैं कि डिस्निया कब कब हो रहा है, ठीक है, ब्रेथलेसनेस अपना रेस्ट पे हो रहा है या थोड़ा सा वॉक करने पे हो रहा है या 100 माइल्स चलने पे हो रहा है। उस हिसाब से हम लोग पेशेंट को रेट करते हैं कि स्लाइट है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, ठीक है। ये बताएगा कि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्टेज, जिसमें MMRC स्केल लगाया जाता है, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द एयर ऑब्स्ट्रक्शन, उसको स्लाइट है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है। ग्रेड 0 में क्या होगा, रेस्ट कर रहा है, सॉरी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ तभी ब्रेथलेसनेस होगी। फिर जब अपहिल और डाउनहिल जा रहा है तब ब्रेथलेसनेस है तो ग्रेड 1। अगर ग्राउंड पे ही वॉक कर रहा है एज कंपेयर टू द अदर पीपल बहुत स्लो चल पा रहे हैं, मतलब वो और मॉडरेट की तरफ जा रहा है, 100 यार्ड्स चलने पे उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, दैट इज सीवियर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेड 3। और बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, इवन घर पे बैठे बैठे भी रेस्ट पे भी ब्रेथलेसनेस हो रही है, दैट इज ग्रेड 4 यानी कि वेरी सी। दिस इज नोन एज गोल्ड स्टेजिंग ऑफ COPD। इसमें हम MMRC स्केल के हिसाब से हम लोग इसमें करते हैं। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि पेशेंट का FEV1 कैपेसिटी कितना है, उसके हिसाब से भी यहाँ पे स्टेजिंग होती है, ठीक है। ये चीज भी बताया था कि पेशेंट का ये वाला देखो FEV1 स्टेटस कितना रहता है, उसमें ये भी इंक्लूड होता है गोल्ड क्राइटेरिया। अगर FEV1 जो है 80% से कम रहता है उसको बोलते हैं माइल्ड केस। अगर FEV1 जो है 70% से कम है उसको बोलते हैं मॉडरेट केस। FEV1 जो है 50% से कम है इसका मतलब सीवियर केस। और FEV1 30% से कम है उसको बोलते हैं वेरी सीवियर केस। तो ये जो FEV1 की वैल्यू प्लस MMRC स्केल, ये दोनों मिला के हमारा आता है गोल्ड स्टेजिंग ऑफ COPD टू डायग्नोस द COPD। क्योंकि COPD में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है तो वहां पे हम लोग ये वाले यूज करेंगे, और एम्फाइसीमा आता है तो वहां पे हम लोग MMRC स्केल यूज करेंगे। Okay. Now coming to the next topic that is known as bronchiectasis. अभी what is a major difference between asthma and bronchiectasis? कि definition में डिफरेंस है। What is the major difference between asthma and bronchiectasis? इसमें मैम परमानेंट जो हो जाता है डायरेक्टेड। irreversible. Right, right, right. तो ब्रोंकिक्टेसिस जो होता है वो परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द एयरवे होता है, वेरएज एस्मा जो होता है वो रिवर्सिबल डायलिटेशन होता है, ठीक है। तो परमानेंट एंड इरिवर्सिबल
ठीक है, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल डायलिटेशन ऑफ द एयरवे, वो भी पैथोलॉजिकल डायलिटेशन, इज नोन एज ब्रोंकेटेसिस। ठीक है, यहाँ पे मेनली क्या होता है, जो ब्रोंकाई होता है उसका नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है और डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें मेनली ब्रोंकाई का डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस होता है। अगर इसका कॉजेस की बात करें, क्यों होता है ब्रोंकिक्टेसिस, यूजुअली देयर इज बैकग्राउंड ऑफ इन्फेक्शन, ज्यादातर इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ब्रोंकिक्टेसिस होता है। ठीक है, स्पेशली ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। सो इन्फेक्शन इज अ कॉज। उसके अलावा हमारा फॉरेन बॉडी, ठीक है, फॉरेन बॉडी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, देन कार्टर जेनर सिंड्रोम। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्टर जेनर सिंड्रोम, फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन, स्पेशली ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन इज वन ऑफ द आर द वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस। इसकी वजह से ज्यादातर ब्रोंकिक्टेसिस हमारा होता है। ठीक है, ब्रोंकिक्टेसिस में मेनली क्या होता है, डैमेज ब्रोंकाई की वजह से, डैमेज सीलिया की वजह से एक्सेसिव म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्सेसिव म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस, क्या रहता है हमारा क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, रहता है क्रॉनिक कफ विद प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टोरेशन रहेगा, प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन। ठीक है, क्रॉनिक कफ विथ प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन, येलो येलो ग्रीन स्पूटम रहेगा, येलो ग्रीन स्पूटम रहेगा, देन डिस्निया। ठीक है, डिस्निया, देन हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस में इसमें हमें मिल सकता है। पेशेंट में ऑल्सो हैव क्लबिंग, पेशेंट में ऑल्सो हैव क्लबिंग, पेशेंट में हैव वीज, वीज हो सकता है, देन पेशेंट में हैव रोंकाई। ठीक है, विथ प्यूरिलेंट स्पूटम, ये सब चीजें हमें इस पेशेंट में मिल सकती है। अगर हम इसके चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें मिलती है ब्रोंकिक्टेसिस वाले पेशेंट में, वो हमें मिलती है इस तरह से, ट्राम ट्रैक अपीयरेंस। ट्राम ट्रैक अपीयरेंस, इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई यू माइट फाइंड पर्सन हैविंग डायलेटेड ब्रोंकाई, जो हमें एक्सरे में मिल जाती है, दैट इज ट्राम ट्रैक अपीयरेंस। ठीक है, और ब्रोंकियल मार्किंग जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्रोंकियल मार्किंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द FeV1 एंड FeVC रेशियो, reduce F, yeah, because it's a obstructive obstructive. lung disease, राइट, तो ये भी रिड्यूस रहेगा। ठीक है, ये भी रिड्यूस रहेगा, FeV1/FVC रेशियो भी रिड्यूस रहेगा। ठीक है, अभी हम दो चीज हमने पढ़ा, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कार्टर जेनर सिंड्रोम। तो कार्टर जेनर सिंड्रोम का ट्रायड कोई मुझे बताएगा, इट इज अ कॉज ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस, इट्स अ ट्रायड कंटेनिंग साइटस इनवर्सस, साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकिक्टेसिस। ठीक है, इट्स अ ट्रायड कंटेनिंग साइनोसाइटिस, साइटस इनवर्सस स्पेशली डेक्स्ट्रोकार्डिया, मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं उल्टे साइड में हो जाते हैं, साइनोसाइटिस हो जाता है, ब्रोंकिक्टेसिस, ये होता है कार्टर जेनर सिंड्रोम का ट्रायड। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस व्हिच इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस, Dryness of the passage. ओके। नाउ सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है उसको अगर हम लोग बताएं, व्हाट इज एक्चुअली सिस्टिक fibrosis which is also a obstructive lung disease। ठीक है,
It is an autosomal recessive inherited disorder because of the defective in the CFTR gene. यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है CFTR जीन में, इसकी वजह से ये इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो बॉडी की एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस द नॉर्मल म्यूकस, ठीक है, टू प्रोड्यूस द नॉर्मल म्यूकस दैट इज अफेक्टेड। इसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडीली secretions, impairment of ability to produce normal bodily secretion। यूजुअली इसमें क्या होता है कि जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्लोराइड चैनल्स में प्रॉब्लम आने की वजह से क्लोराइड सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है, क्लोराइड सिक्रीशन डिक्रीजेस, ठीक है, और सोडियम रिजॉर्प्शन इंक्रीजेस। मेनली इसमें क्लोरीन चैनल्स में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से सोडियम रिजॉर्प्शन ज्यादा होता है और क्लोरीन चैनल डिक्रीज हो जाता है। अभी इसकी वजह से क्या होगा, मान लो सोडियम ज्यादा हो गया, सोडियम रिजॉर्ब ज्यादा हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा थिक म्यूकस हो जाएगा बॉडी में। जहां पे भी सिक्रीशंस रहते हैं, सारे सिक्रीशंस जो हो जाते हैं वो थिक हो जाते हैं, और ये जो सारे सिक्रीशन थिक हो जाते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, दे विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो नॉट ओनली कोई पर्टिकुलर ऑर्गन यानी कि लंग को ही नहीं इफेक्ट कर रहा, बल्कि पेनक्रियास को भी इफेक्ट करता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स को भी इफेक्ट करता है, हमारे जीआई सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। जहां जहां बॉडी में सिक्रीशंस होते हैं वो सारे थिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर सिक्रीशन थिक हो गए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, दैट में अल्टीमेटली लीड टू ब्रोंकिक्टेसिस। पेनक्रियाज में अगर सिक्रीशन ज्यादा हो गए तो इट विल ब्लॉक द पेनक्रियाटिक डक्ट, इसकी वजह से फाइब्रोसिस ऑफ द पेनक्रियाज हो जाएगा। जीआई में अगर सिक्रीशन ज्यादा हो गए, थिक सिक्रीशन हो गए, तो अगर बच्चा जो है, बच्चे के केस में, इन्फेंट के केस में मिकोनियम इलियस मिलेगा बिकॉज ऑफ द इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टिनल म्यूकस होता है वो थिक हो जाएगा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जो बच्चा भी बॉर्न भी नहीं हुआ है वहां पे हमें क्या मिलेगा, मेकोनियम इलियस, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, देयर विल बी थिक म्यूकस, तो फीमेल के केस में, मेल के केस में इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब या वासा डेफरेंस के थ्रू जो स्पर्म पास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द डिस्चार्जेस, थिकनेस ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्जेस, ठीक है। सो देयर विल बी फीमेल इनफर्टिलिटी। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिसऑर्डर है, इसमें मेनली क्या हो रहा है, पैथोलॉजी, थिक म्यूकस हो जा रहा है पूरी बॉडी में, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, जीआई हो, इंटेस्टाइन हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही है। एंड इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द डिफेक्ट इन द CFTR जीन, जो पूछा जाता है, इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द CFTR जीन, जो क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे होते हैं। दिस इज नॉन एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर है? अच्छा, जैसे हम लोग याद है मटीरिया मेडिका में हम नैट्रम कार्ब पढ़ते हैं, नैट्रम कार्ब में क्या लिखा है लाइन, म्यूकस डिस्चार्जेस लीड टू इनफर्टिलिटी वाला जो लाइन लिखा है, क्या लिखा है नैट्रम कार्ब में, सर्वाइकल डिस्चार्ज इतना थिक होगा दैट इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। तो वो जो नैट्रम कार्ब का लाइन है वो क्यों है, इट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, कि सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज इतने थिक हो गए हैं कि द स्पर्म इज नॉट एबल टू एंटर, दैट may ultimately lead to infertility. This is an example of cystic fibrosis. Discharges of mucus from vagina after an embrace. Yes, yes, ठीक Causing है, sterility. yes, ये जो लाइन है नैट्रम कार्ब की वो सिस्टिक फाइब्रोसिस को ही बता रहा है, उस पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस ही है, ठीक है। ओके,
सो दैट इज ऑल। अभी हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज इन द नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है, विद सम एमसीक्यूज। ओके, I'll end there. Any doubt अभी तक? Okay, so I'll end there. Thank you, ma'am. Okay. मैम पीडीएफ थोड़ा जल्दी डाल दीजिएगा। जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होगा, then I'll send the PPT, whole PPT, ठीक है।